नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने डाटा सेंटर का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को 2047 का लक्ष्य दिया। जब भारत आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब तक हम कैसा भारत चाहते हैं, भारत कैसा होगा। को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को अपने यहां लागू की और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है। अभी भी उन सच्चाइयों को, उन पर्दों से अभी तस्वीर को साफ किए जाने की आवश्यकता है।
25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ, हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का। मीडिया के गले को घोंटने का काम
एक कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी और फिर उसके बाद 1984 में सिक्कों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक के प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है, ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं तो भारत के लोकतंत्र के कारण। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को एक समान मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है वो संसदीय लोकतंत्र हमें एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। भारत ने हर वयस्क मतदाता को जो अधिकार दिया है और दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहां संसदीय लोक प्रणाली लागू होने के बाद क्या महिला हो या पुरुष सबको समान रूप से अधिकार दिया। अमेरिका में या इंग्लैंड में उनका लोकतंत्र लागू होने के कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद वहां की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन देशों में कई वर्षों तक, कई दशकों तक कुछ चंद लोगों को ही मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती थी, लेकिन भारत ने जिस दिन अपना संविधान लागू किया, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब से लेकर के लगातार बिना भेदभाव के, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, क्या राजा हो क्या रंक हो, हर नागरिक को एक समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार देने की स्वतंत्रता दी। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? यहां पे अभी आपने मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों के मुंह से इन बातों को सुना। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हो, सुरेश खन्ना जी हो, अशोक वाजपेयी जी हो, राजेंद्र तिवारी जी हो, देवीदीन पाल जी हो, विश्राम सागर जी हो, रमाशंकर त्रिपाठी जी हो, या आप में से बैठे हुए दर्जनों वे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने उन पलों को जिया है, उनको झेला है और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज भी अपनी जिजीविषा के साथ आप सब अपने उन मूल्यों और आदर्शों के जोले जूझते हुए कार्य कर रहे हैं।
मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है, और वे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, अन्य दिनों में इनकी प्रेस वार्ताएं होती हैं, इनके ट्वीट होते हैं। आज आपातकाल के इस काले अध्याय पर, संविधान की हत्या के इस दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। खन्ना जी ने यहां बताया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या आरजेडी के वर्तमान में नेता श्री लालू प्रसाद यादव लालू जी हों, ये सभी संविधान का गला घोंटने के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा थे। अटल जी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे। सरदेय अटल जी, सरदेय लालकृष्ण आडवाणी जी, सरदेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सरदेय राजनाथ सिंह जी, ये सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हों, भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी रहे हों या जनता पार्टी के, ये सभी लोग कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, यातनाएं भी झेली। लेकिन आज कौन वे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े तो हुए थे, लेकिन अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस के सामने ये नाक रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनका चेहरा भी आज आप सब देख रहे होंगे। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान का गला घोंटने वालों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों को अपने गले का हार भी बनाते हैं। ये वही लोग हैं। इनका ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और साथ साथ उन मूल्यों और आदर्शों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था। आज का दिन हम सबको उन आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत आजाद होता है 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को
अपने यहां लागू की। और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से, और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है, और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है। अभी भी उन सच्चाइयों को, उन पर्दों से अभी तस्वीर को साफ किए जाने की आवश्यकता है। पच्चीस जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है?
जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर